Evening everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? Yes sir. Let's start with this then. सभी को good evening. सभी को good evening. So we have already drawn this timeline in last class. उस timeline में हमने देखा था कि बेसिकली ये जो गांधी इरविन पैक्ट है कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट में एक डिमांड भी था कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं इनके कम्यूटेशन, इनके डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में किया जाए, जो कि इरविन नहीं मानता है। 23 मार्च को 23 मार्च को आप देखते हो कि अनाउंसमेंट होता है इस चीज का कि इनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। और 29 मार्च 1931 में होता है कराची सेशन। ठीक है, तो जब ये गांधी जी कराची सेशन अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कराची जाएंगे पंजाब के थ्रू। तो एंटायर थ्रू इट्स जर्नी, पूरे अपने जर्नी में ही वॉज ग्रीटेड बाय ब्लैक फ्लैग्स। ठीक है, तो जो पंजाब नौजवान भारत सभा के जो लोग हैं, पंजाब नौजवान भारत सभा वॉज फाउंडेड बाय भगत सिंह, इनके जो मेंबर्स थे दे वेर greeting Gandhiji with black flags because they considered his failure to secure commutation of the death sentence for Bhagat Singh and his comrades. ठीक है, बट फिर भी गांधी जी कराची पहुंचते हैं, वहां पर सेशन होता है और उस सेशन को हम क्या बुलाते हैं? कराची सेशन 1931। Now, इस कराची सेशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला, दिस सेशन disapprove the violence committed by revolutionaries। तो रिवॉल्यूशनरी ने जो वायलेंस क्रिएट किया था, जो मारा था, उसको डिसअप्रूव किया। बट दे एडमायर्ड द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ द 3 मार्टियर्स। ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनके ब्रेवरी को एडमायर किया गया, उनके सैक्रिफाइस को एडमायर किया गया। वायलेंस से डिसोसिएट किया अपने आप को कांग्रेस, बट उनके ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। सेकेंड, this Gandhi Irwin Pact was endorsed। गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग और क्या बुलाते हैं? दिल्ली पैक्ट। कल की क्लास में हमने लिखा था। अगेन, गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीइटरेटेड। फिर से बोला, व्हाट इज द गोल फॉर कांग्रेस? गोल क्या है कांग्रेस का? पूर्ण स्वराज। एंड नेक्स्ट यू विल सी टू रिजोल्यूशंस वेयर अडॉप्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और दूसरा रिजोल्यूशन था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का मतलब क्या है? हम किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाएंगे जिससे मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस ऑफ लोगों का क्या हो? भलाई। तो 2 रिजोल्यूशंस पास हुए थे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्होंने डिमांड किया था, वो भी हमने आपको पढ़ने के लिए लिख के दिया है, बट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्री प्रेस का डिमांड किया गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस का डिमांड किया गया, राइट टू असेंबल का डिमांड किया गया। ये देखोगे आज के संविधान में है ना, आर्टिकल 19 में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका डिमांड किया गया। equal legal rights irrespective of caste, creed and sex. This is basically what? Right to equality. ठीक है, neutrality of state in religious matters, right to religion, free and compulsory primary education, right to education, protection to culture, language, script of minorities and linguistic group। ठीक है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमने देखा था यहाँ पर। तो जितने भी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका कुछ हिस्सा यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी डिमांड कर रखा है।
देखो बेसिकली नोबडी विल आस्क यू, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो ये था रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। रिजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या बोल रहा था, ठीक है। तो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में ध्यान ये रखना कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज का ख्याल रखा गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसानों का, पेजेंट्स का, व्हाट वाज द मेन डिमांड? क्या था मेन डिमांड? लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, रेंट को कम किया जाए। तो इनके भी इकोनॉमिक प्रोग्राम में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है बेटा, एकदम कॉमन सेंस है। आपसे अगर कोई नहीं भी बोलेगा ना, तो आप आराम से रात में उठ के लिख सकते हो, अगर आपको खाली पता होगा कि पेजेंट्स के मेन डिमांड्स क्या थे। तो डिमांडेड व्हाट? रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू। ध्यान रखना, ये नहीं बोला कि जीरो रेवेन्यू, रेवेन्यू होना चाहिए, रेंट भी देना चाहिए, बट कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और किसके बारे में बात किया? रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडेटेडनेस। मतलब ये जो डेप्ट रिडन हो गए हैं, इनको उधार के लिए अलग, उधार चुकाने के लिए उधार लेना पड़ता है, इससे बाहर निकालना है। एंड कंट्रोल ऑफ यूजुरी। व्हाट इज यूजुरी? लेंडिंग प्रैक्टिसेस एट हाई इंटरेस्ट रेट। जब आप हाई इंटरेस्ट रेट पर किसी चीज को लेंड करते हो, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड यूजुरी। तो इसको कंट्रोल करना है, लेंडिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए बट एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वर्कर्स के लिए देखो यहां पर ख्याल रखा गया है। पेजेंट्स के लिए इकोनॉमिक प्रोग्राम हो गया, वर्कर्स का ख्याल रखा गया है। वर्कर के लिए क्या बोला है? मिनिमम वेज होना चाहिए, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क होना चाहिए, वुमेन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हॉलिडे के बारे में भी बात किया। तो वर्कर्स के भी यहाँ पर डिमांड है, पेजेंट्स के भी हैं, वर्कर्स के भी डिमांड है, ठीक है। वर्कर्स और पेजेंट्स को यूनियन बनाने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखोगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए भी कुछ है। तो दे आर आस्किंग व्हाट? स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज। सब इंडस्ट्रीज का नहीं, की इंडस्ट्रीज, जैसे कि माइंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, ये सब सरकार के हाथों में ना चाहिए। बाकी सारी चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एज प्रपोज्ड बाय द प्रपोजल गिवन इन कराची सेशन। क्लियर है सभी को? सभी को कराची सेशन का दो रिजोल्यूशन क्लियर है। बहुत कम चांस है कि ये पूछा जाए, बट आपको ही पता है कहीं से कुछ छोड़ा नहीं जाता है मेरे क्लास में, है ना? क्या पता आ गया, आई डोंट नो, गेस वर्क तो चल नहीं रहा है, दैट्स इट। पढ़ना तो जरूरी, बुक में है तो पढ़ेंगे। तो ये था कराची सेशन। किसी को कराची सेशन के बारे में कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नो सर। तो नेक्स्ट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो एक ही कॉन्फ्रेंस है जो 3 सेशन में हुए हैं, ठीक है। उसी को बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है, उस समय वाइसराय कौन है इंडिया के? इरविन, ऑब्वियसली गांधी इरविन पैक्ट में बोला गया था। सर सेशन डिफरेंट, मान लो हर बार कलकत्ता में कराओगे, हाँ, क्या हर बार साउथ इंडिया के लोग कलकत्ता में आएंगे? बताओ, खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? बस आंसर मिल गया। घूमने थोड़ी जाना है बेटा, है ना? इट इज बेसिकली टू एंश्योर दैट कांग्रेस का जो हर जगह जो है, ठीक है, वो अछूता ना रहे, सब कुछ जगह को छू ले, बताना है कि हम आपके लिए आए हैं। चलिए,
उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस होता है, रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। और आप क्या देखते हो, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, डेट याद रखना, नवंबर 1930 एंड जनवरी 1931। इट वाज ओपन बाय किंग जॉर्ज V। अब इसमें क्या समझा है, इन्होंने इनॉग्रेट किया तो, ठीक है। नवंबर 12 1930 इस दिन इनॉग्रेट होता है। अब डेट में तो समझाने का कुछ नहीं है ना, जो समझाने का था कराची सेशन समझा दिया हमने। तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उसका कोई आउटकम भी होगा। तो बेसिकली एक आउटकम में ये प्रपोज किया गया कि इंडिया को हमें फेडरेशन में डेवलप करना है, ठीक है। इंडिया को अभी जब इस समय का इंडिया देखोगे तो कैसा इंडिया है, बताया था हमने आपको पॉलिटी में, ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट्स। तो इस इंडिया को हमें क्या करना है, एक फेडरेशन में डिवाइड करना है, जिसमें एक सेंट्रल पर गवर्नमेंट हो और बाकी सारे उसके सब यूनिट्स। तो ऐसा प्रपोज किया गया। तो कांग्रेस का तो पार्टिसिपेशन है नहीं यहां पर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश को ये लगता है कि कांग्रेस के बिना अगर हम ये सारे कुछ डिसीजन लेते हैं तो लेने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसी के दौरान फिर आप देखोगे गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा, गांधी जी जो है लंदन जाएंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी डेट याद रखिएगा, सितंबर 7 1931 टू दिसंबर 1 1931, याद रहेगा डेट। गांधी जी वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के दूसरे नेता वहां नहीं थे, ठीक है। कांग्रेस के दूसरे नेता वहां थे, जैसे सरोजिनी नायडू थी, बट शी वॉज रिप्रेजेंटिंग द विमेन ग्रुप, ओके। मदन मोहन मालवीय ये बेसिकली हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ एक आदमी था, जो कि थे गांधी जी। समझ में आई ये बात? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपको ये डाउट दिमाग में आएगा, ठीक है। सर कांग्रेस के दूसरे नेता भी तो हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसका मतलब कांग्रेस से और कोई नेता कैसे नहीं गया? तो दूसरे वाले जो नेता थे वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो किसी और सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी। क्लियर है सभी को? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं, ठीक है। और हाँ अंबेडकर जी भी थे, अंबेडकर जी तो तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं तो आप क्या देखते हो, इंडिया में वाइसराय चेंज हो चुका रहता है। बाय दिस टाइम लॉर्ड एरविन वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। लॉर्ड इरविन वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड विलिंगटन। उसके बाद आप क्या देखोगे इस सेशन में, जब गांधी जी पहुंचे पूरा हो हंगामा शुरू हुआ, एंड दिस सेशन गॉट डेडलॉक्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज। डेडलॉक का मतलब मैंने आपको समझाया था ना पार्लियामेंट में, कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा पा रहा है, ठीक है। तो सर वो माइनॉरिटी का क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज? कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो पहले बस और बस मुस्लिम्स के लिए था, now the other communities also started demanding for that separate electorate। तो यहीं पर क्वेश्चन डेडलॉक हो गया। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी माइनॉरिटीज क्या डिमांड कर रही थी कि सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो इट बिकेम अ
पॉइंट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द कांग्रेस एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, तो आप देखो सेपरेट इलेक्टोरेट्स सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, डिप्रेस्ड क्लास मतलब जिसको अभी हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, सभी कोई डिमांड कर रहे हैं। और जब ये लोग मिलकर डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो इसी को क्या बुलाया जाता है? माइनॉरिटीज पैक्ट। ये आपने नहीं सुना होगा, प्लीज मार्क कर लीजिए। विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, व्हाट वाज माइनॉरिटीज पैक्ट? ठीक है, सभी लोग जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे हैं ना, इन्हीं को मिलाकर क्या बोला जाता है? माइनॉरिटीज पैक्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? प्लीज याद रखना, पढ़ के नहीं जाते हैं आप लोग। सेकेंड, आप बस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम याद रखिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अटेंड किया था, कांग्रेस ने अटेंड किया था, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। क्या आउटकम था? ये जो मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या अनाउंस किया? देयर विल बी 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, NWFP एंड सिंध। 2 मेजॉरिटी प्रोविंस बनेगा मुस्लिम का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। और क्या अनाउंसमेंट किया? देयर विल बी अ इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी, there will be 3 expert committees each on finance, franchise and states। और अगर, अब बात मेरी सुनना, मुस्लिम्स, डिप्रेस्ड क्लास, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस सभी सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं, कांग्रेस बोल रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए, तो मैकडोनाल्ड ये बोलते हैं कि अगर ये कांग्रेस और बाकी सारे छोटे सेक्शंस अगर आपस में कोई समझौता नहीं करते हैं, तो मैं बिना किसी से पूछे हुए अपना कम्युनल अवार्ड दे दूंगा। ठीक है, बिना किसी से डिस्कस किए हुए। तो इट वाज डिक्लेयर्ड दैट यूनिलैटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड विल बी गिवन इफ इंडियंस फेल्ड टू अग्री अमंग देमसेल्व्स। और यही होता भी है, गांधी जी मानेंगे नहीं, और रैम से मैकडोनल्ड अवार्ड क्या करेगा? अपना कम्युनल अवार्ड दे देगा। तो जो देखो, इसके बाद हमें बस कम्युनल अवार्ड पर जाना था, लेकिन इसके बीच में कुछ चीजें हुई हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या हुई? तो गांधी जी फ्रस्ट्रेट होकर इंडिया आएंगे एंड ही विल लॉन्च, मतलब ही विल रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी इरविन पैक्ट जो आप पढ़ते हो ना बेटा, वहां पर एक वर्ड लिखा होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। तो कभी ये वर्ड आ गया ना, तो यूपीएससी में तो पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछ सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एंडेड, हड़बाजी में टिक करके आ जाओगे, तो एंड नहीं किया था, इट वाज सस्पेंडेड। तो इसीलिए जब ये वापस आते हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, नवंबर 17 1932 से लेकर दिसंबर 24 1932। और जैसा कि हमने पहले देखा है, कांग्रेस बस और बस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है, थर्ड वाली नहीं करती है। क्यों नहीं कर रही होती है? एक सिंपल सा लॉजिक है, उन्हें पता होता है कि हम कुछ भी वहां करें, हमारी बात मानी नहीं जाएगी, तो इससे बढ़िया नहीं जाओ। ठीक है, तो थर्ड राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, तो इसके आधार पर व्हाइट पेपर बनता है। ठीक है, 1933 में ये व्हाइट पेपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास जाती है, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर एक ड्राफ्ट बिल आता है, और ड्राफ्ट बिल के बाद फाइनली एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो इसको भी यहां से हमें जोड़ना है, याद रखना, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमें जोड़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। तो एक लिंक वहां,
और एक लिंक अभी हमने जस्ट पीछे छोड़ा था कम्युनल अवार्ड वाला, तो इस लिंक को अभी जस्ट कंप्लीट करेंगे। तो आउटकम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया? अगर इंडियंस फेल टू अग्री तो हम यूनिलैटरल कम्युनल अवार्ड दे देंगे। तो फिर कम्युनल अवार्ड पढ़ लेते हैं। तो कम्युनल अवार्ड क्या था? देखो ध्यान से, सेपरेट इलेक्ट कब आया बेटा? 16 अगस्त 1932। आप देखोगे मैक्सिमम चीज अगस्त में। कौन दिया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है। एंड दिस कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमिटी, जिसका नाम क्या था? और लोथियन कमिटी, याद रखना। इनके फाइंडिंग्स के ऊपर इन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया। और कम्युनल अवार्ड क्या था? इन्होंने ये बोला, सेपरेट इलेक्टोरेट बस मुस्लिम के लिए ही नहीं होगा, यूरोपियंस के लिए भी होगा, सिख्स के लिए भी होगा, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी होगा, एंग्लो इंडियंस के लिए भी होगा, डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी होगा, और छोड़ दो मराठास के लिए भी होगा। मजा आ गया? तो आप अग्री नहीं किए तो इस मैकडोनाल्ड ने पूरा डिवाइड एंड रूल खेल गए, सभी को डिवाइड कर दिया, जिसको भी मन किया, जितनी भी माइनॉरिटी से, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। चलो ठीक है, सबको मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये इनका कम्युनल अवार्ड था। तो गांधी जी जो है, ये डिप्रेस्ड क्लास वाला जो कम्युनल अवार्ड था, इस पर अग्री नहीं कर रहे थे। और गांधी जी जो हैं, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, यरवदा जेल में थे। और वहां पर ये हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट दिस कम्युनल अवार्ड। तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे थे, वो जाकर गांधी जी से मीट करते हैं। और गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसे हम बुलाते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट में डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर थे अंबेडकर जी ने, उन्होंने ये जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का, उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर है? और ये जो डिमांड को जब विड्रॉ कर लिया गया, तो यही चीज फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आती है, तो वहां पर आप देखेंगे डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलता है, तो इंप्लीमेंट भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने साइन कर लिया, ब्रिटेन से ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है तो अब क्या करें, नहीं, चेंज किया जाता है। डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट वाले प्रोविजन से हटाया जाता है पूना पैक्ट के बाद। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है पूना पैक्ट? तो ही अबैंडन्स द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, ये हमने ऑलरेडी आपको 1909 एक्ट के समय पर समझा दिया था। ठीक है, दोबारा नहीं, देख लीजिएगा वो लेक्चर। ठीक है, कब साइन हुआ था? सितंबर 24 1932, पूना पैक्ट बिटवीन अंबेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस और साथ में गांधी जी। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना हो किसी को? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नो सर। तो गांधी जी जब जेल से निकलते हैं, तो आप क्या देखोगे कि ही ऑर्गेनाइजेज अ हरिजन टूर, ऑल इंडिया हरिजन कैंपेन करते हैं। इसी दौरान आप देखोगे ही लॉन्चेस ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो दिस वाज लॉन्च बाय गांधी जी। ठीक है, he also started a weekly journal called Harijan in January 1933। ठीक है,
हरिजन टूर किया एंटायर द कंट्री, ताकि पूरे कंट्री को यूनाइट किया जा सके। और ही ऑल्सो सेटअप हरिजन सेवक संघ। ठीक है, तो अनटचेबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें को लाया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि गांधी जी फास्ट भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों फास्ट करते हैं गांधी जी? सो दैट जो अनटचेबल्स हैं उनको जो राइट्स हैं वो मिल सके। ठीक है, उसके लिए गांधी जी यहाँ पर 2 दिन 2 जगहों पर फास्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली गांधी जी का ये फास्टिंग क्या ऑर्थोडॉक्स हिंदूज को पसंद आएगा या रिएक्शनरी एलिमेंट्स को पसंद आएगा? तो आप देखते हो कि ऑर्थोडॉक्स लोग जो कि एकदम कट्टर लोग हैं और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा वेज डेवलप, थोड़ा सा जगह डेवलप होना शुरू हो जाता है इसके बाद से। तो हरिजन कैंपेन में आपको ऑल इंडिया एंटी अटैचेबिलिटी लीग याद रखना है, हरिजन वीकली का नाम याद रखना है, हरिजन सेवक संघ याद करना है, और हरिजन टूर जो हुआ है कब से कब तक वो याद रखना है। एनीथिंग रिलेटेड टू गांधी जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के रख लो। गांधी जी जहां नाम देख लिया तो उसका एकदम अच्छे से खाता खोल के पढ़ने का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कराची सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और गांधी जी का हरिजन टूर। इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछना है आपको, बताइए। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड टिल हियर? एनीवन? कराची सेशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और हरिजन टूर। नो वन? नो क्वेश्चंस? तो नेक्स्ट इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, जब सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं तो 1-2 लाइन सोशलिज्म के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट आर द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, कोई बता सकता है? सोशलिज्म के आइडियाज क्या हैं? कहीं पढ़ा है आपने सोशलिज्म के आइडियाज? मैंने आपको कहीं पढ़ाया है? बताएं जल्दी से। मैंने आपको सोशलिज्म के आइडियाज पढ़ाए हैं? सर आप बोल रहे होंगे पढ़ाए तो जरूर होंगे फिर। कहाँ पढ़ाया मैंने? देखिए कितना याद है आपको। डीपीएसपी पढ़ाया मैंने आपको? डीपीएसपी पढ़ाया, उसमें एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल करके था कुछ। हाँ, उस सोशलिज्म वाले प्रिंसिपल में क्या क्या वर्ड्स हमने यूज किए थे, याद है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, याद है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, याद है? मैटरनल बेनिफिट, ओल्ड एज को बेनिफिट, डिसेबल्ड को बेनिफिट, लिविंग वेज, कोऑपरेटिव्स, याद है ये सब? तो बेसिकली सोशलिस्ट के आइडियाज ही वही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये सारे आइडियाज ही बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ क्या है? सोशलिज्म। तो कभी सोशलिज्म पर क्वेश्चन लिखने आ गया ना तो वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल याद रखना, वही है आंसर। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ओल्ड एज, विडोज,
जो विमेन है उनका केयर, चाइल्ड का केयर, वर्कर्स का केयर, लिविंग वेज, ठीक है, कोऑपरेटिव, ये सारी चीजें सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आती है, सोशलिज्म में आती है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेन एम क्या होगा? इन्हीं सारी चीजों पर वर्क करना, थोड़ी ना कुछ नया हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो आप क्या देखते हो कि दिस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज लॉन्च्ड इन 1934 बाय जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। तो ये बेसिकली ये जो पार्टी बनी, this was the part of Congress and this wanted to enter into legislature and work for the Congress cause। ठीक है, जैसे स्वराज पार्टी था ना, स्वराज पार्टी का क्या एम था? टू रॉक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन, काम ही नहीं करने देंगे। ठीक है, यहां पर काम क्या है? लेजिस्लेचर में एंट्री लीजिए और वर्क फॉर द कांग्रेस कॉज, कांग्रेस के आइडियाज को लेकर आइए, कांग्रेस के बिल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, देयरफॉर दे वर नोन एज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। ठीक है, क्लियर है? विद इन द कांग्रेस। ब्रीफ आइडिया, आइडियोलॉजी वगैरह जो था हमने ऑलरेडी देख लिया। बेसिकली फिर जमींदार थे, ज्यादा रेंट कलेक्ट करें तो क्या बोलेगा? जमींदारी सिस्टम नहीं होना चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स नहीं होना चाहिए, राजा महाराजाओं का रूल नहीं होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक आइडियाज ऑफ सोशलिज्म है, ऑलरेडी हमने देख लिया। नाउ सोशलिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, काफी सारे लीडर्स थे यार जो इंपॉर्टेंट हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी का आपको एक बार रीडिंग मारना है। ठीक है, तो व्हाट यू विल सी, जयप्रकाश नारायण ने किताब लिखी, वाई सोशलिज्म, द रिलेवेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है। राम मनोहर लोहिया का भी एक किताब था, द कांग्रेस सोशलिस्ट। प्लीज याद रखिएगा ये वाला नाम, किनका कौन सा किताब था। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। पार्टी नहीं, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? पटना। कन्वीन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कन्वीन का मतलब क्या होता है? बुलाना, लोगों को बुलाना। और बुलाने के बाद एक हेड होगा, तो उस हेड को क्या बुलाते हैं? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। First All India Congress Socialist Party was formed in Bombay in October 1934 under the presidency of Sampurnanand and Jayaprakash Narayan as General Secretary। ये भी ध्यान रखिएगा। These are facts and figures which must be remembered। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये ऑलरेडी हमने उनके आइडियाज में डिस्कस कर लिया कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी को डेवलप करना है, सोशलिज्म के आइडियाज को फैलाना है, एंटी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट काम करना है। ठीक है, तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वापस से देखो क्या चीज पर फोकस होगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग, द रिसोर्सेज शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके, स्टेट मोनोपोली होना चाहिए फॉरेन ट्रेड का। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए। तो दीज वेर सम ऑफ द वर्क प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। एक बार बस खाली रीडिंग कर लेने का, नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, बट पढ़ लेना क्योंकि ये सीक्वेंस में है। सोशलिज्म पर कोई मेंस पर क्वेश्चन लिखने आ गया तो ये सारे पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, कांग्रेस के अंदर दो लीडर्स थे, नेहरू और बोस। दे वेर हैविंग अ लेफ्टिस्ट टेंडेंसीज, है ना, सोशलिज्म की तरफ उनका झुकाव था, बट दे नेवर जॉइंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो बहुत लोग गलत कर देंगे, लगेगा कि यार नेहरू और बोस तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में होने ही चाहिए।
क्योंकि उनका आइडिया सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो दे नेवर जॉइन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बट सोशलिज्म के आइडियाज को ये प्रमोट करते रहते थे। जैसे कि आप देखोगे 1936 में जब फैजपुर में सेशन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू, किसका सेशन? कांग्रेस का। तो ही अडॉप्टेड अ एग्रीगेरियन प्रोग्राम, ठीक है। एग्रेरियन प्रोग्राम में क्या बोला उन्होंने कि हम लैंड रेवेन्यू का रिडक्शन करेंगे, ये जो फ्यूडल लेवीज और ड्यूज लगते हैं उनको अबॉलिश करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, लिविंग वेज प्रमोट करेंगे, प्रेजेंट यूनियंस को हम बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। दिस वाज द एग्रेरियन प्रोग्राम प्रपोज्ड इन फैजपुर सेशन 1936। कहने का मतलब ये है कि ये दो लीडर्स भले ही यहाँ ज्वाइन ना करें, बट इनके आइडियाज जो हैं सोशलिज्म के आइडियाज वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते ही रहेंगे। तो इनके एग्रेरियन प्रोग्राम में ये रिफ्लेक्ट होता है जब कांग्रेस का सेशन होता है फैजपुर में 1936। और फाइनली आप देखोगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज डिसॉल्व्ड इन 1948। बहुत हो गया, अब रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो वो शुरू करने के पहले यहाँ जो हमने एक फोटो बनाया था उसको दोबारा देखेंगे और फिर उधर चलेंगे। अरे कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, कमिटी के पास गया, कमिटी ने रिकमेंडेशन दिए, ड्राफ्ट बिल आया और उस ड्राफ्ट बिल के आधार पर क्या बनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में जब हम पढ़ते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर उस वाले लेक्चर में देखा था और पढ़ा था कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, याद है? थोड़ा सा रिवीजन। डायरकी कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा? सेंटर पर की प्रोविंसेस में? जल्दी से बताओ। डायरकी का सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? प्रोविंसेस में। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि प्रोविंसेस को बनाया ऑटोनोमस, फुल ऑटोनॉमी दे दी। वो खत्म हो गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, बट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर। सेंटर में बना दिया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। समझ में आया? डायरकी, ये 1935 का बात कर रहे हैं अब, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू डायरकी, प्रोविंसेस का उड़ा दिया और सेंटर पर लेकर आ गए डायरकी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद होने ही चाहिए। दूसरा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरलिज्म, अपर हाउस और लोअर हाउस कहां इंट्रोड्यूस कराया गया था? सेंटर पर की प्रोविंसेस पर। बताइए, पढ़े नहीं इसका मतलब? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर बाय कैमरलिज्म, अपर हाउस लोअर हाउस। तो ये 1919 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। और यहां पर क्या करते हैं ये लोग? प्रोविंसेस में भी बाय कैमरलिज्म ये लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। थर्ड, इंडिया को फेडरेशन बनाएंगे, बट फेडरेशन का प्रोविजन कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि फेडरेशन का प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए था। प्रिंसली स्टेट्स, देखो, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए था, तो वो स्पेसिफिक नंबर कभी पहुंच नहीं पाता है
और फेडरेशन का प्रोविजन कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता। ठीक है, फेडरेशन के बारे में बोला 1935 का एक्ट, हम इंडिया को फेडरेशन बनाएंगे, बट ये कभी बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जितना रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए था प्रिंसली स्टेट्स का, उतना रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिला। क्लियर है? फेडरेशन वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल हुआ बट कभी बन नहीं पाया। नेवर मटेरियलाइज्ड बिकॉज द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर है बेटा? ये तीन प्रोविजन सभी को। फोर्थ, एक फेडरल कोर्ट का भी प्रोविजन लेकर आया। यही फेडरल कोर्ट आगे चलकर क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फेडरल कोर्ट के बारे के का प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू आया। फिफ्थ, 1858 में जब क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था, याद करो, याद आया? पढ़ाया था हमने आपको 1858 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन। क्या था 1858 का क्वीन का प्रोक्लेमेशन? कंपनी रूल वॉज अबॉलिश्ड एंड द इंडिया जो होगा गवर्न, इट वॉज बीइंग गवर्न इन द नेम ऑफ क्वीन। और जो क्वीन गवर्न करेगी, गवर्न इट विल बी गवर्न थ्रू पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो इंडिया के स्पेसिफिक वर्क को देखने के लिए 1858 वाले एक्ट ने बनाया था एक इंडिया काउंसिल। और इसी इंडिया काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे उसे हम क्या बुलाते थे? सेक्रेटरी फॉर स्टेट। इतनी बार मैंने आपको ये बताया था। और ये कहां था? लंदन में। तो 1858 में हमने ये इंडिया काउंसिल बनाया था। हम क्या करते हैं 1935 एक्ट में, इस इंडिया काउंसिल को अबॉलिश कर देते हैं। बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो रहता ही रहता है, उसको कुछ मेंबर्स दे सकते हैं, बट ये ऑफिस अबॉलिश कर दी जाती। ठीक है, थोड़े से लोगों को वोटिंग करने के भी पावर बट मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइज को भी ये लोग क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट द सेंटर, ये देख लिया हमने। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये भी देख लिया हमने। फेडरल कोर्ट का प्रोविजन देख लिया। इंडिया काउंसिल देख लिया। ठीक है, फ्रेंचाइज देख लिया हमने। ठीक है, हाँ, ये तो बड़ा ही नहीं इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया 1911 में, याद है? ड्यूरिंग द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और दूसरा, बिहार और उड़ीसा को जब अलग किया जाएगा, इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 क्या बोला? कि बिहार और उड़ीसा को अलग करो, साथ में बर्मा को भी सेपरेट करो इंडिया से। So this was a kind of reorganization which was done with the help of Government of India Act of 1935. Burma was removed from India and Bihar and Orissa were split. इसके अलावा भी थे, सिंध को निकाला गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों याद रखना। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे इट प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It provided for the establishment of Federal, Provincial and Joint Public Service Commission, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है ना, हमारा आधा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एक खाली फंडामेंटल राइट वहां नहीं था, वो भी रहता तो पूरा सब कुछ वहीं से उठाते। ठीक है,
तो जितने भी मैंने यहां पर मार्क कराए बेटा ध्यान रखना, ठीक है। 7 ये हो गया बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, 8वां नंबर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड 9वां नंबर इज फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बेयर मिनिमम 9 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ध्यान रहेगा ये 9 पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 सभी को। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिज्म, ठीक है, इंडिया के रेस्पेक्ट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसमें कुछ पूछना हो किसी को, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? मेंबर्स रिलेटेड क्या है यार? व्हाट इज रिलेटेड? आर ई मेंबर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1930? नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे? कौन से मेंबर्स? बोलो बोलो बोलो, करो टाइप करके भेजो। कितने मेंबर्स थे पूछ रहे हो क्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में? ऐसा करो, तुम परमिशन दिया जा रहा है, आप बोल के पूछो, बोलो। हेलो। हाँ बोलो। पूछ रहा हूँ सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ड्राफ्ट हुआ था तो हु ऑल हाँ मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन दैट, मतलब कौन कौन से मेंबर्स थे जो मतलब बैठ कर वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो ड्राफ्ट हुआ था, उसमें करेक्ट। मेंबर्स कौन कौन से? बेटा ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ड्राफ्ट हुआ था, अच्छा। ठीक है। तो मतलब इंडिया से ऐसे कोई लोग नहीं नहीं थे जिसमें। अरे कोई कोई क्यों होंगे? एक भी एक्ट जो आपका देखो, एक्ट कौन पास कराएगा बताओ? ब्रिटिश पार्लियामेंट सर। ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियंस थोड़ी होंगे, करेक्ट। समझ आ गया? करेक्ट करेक्ट गॉट इट। ठीक है, चलो। चलो। और कुछ कुछ पूछना हो किसी को? नौ पॉइंट्स याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली जब ये नए टाइप के प्रोविंसेस, नए टाइप की ऑटोनॉमी, नया लेजिस्लेचर, डायरकी वगैरह सब आएगा तो इलेक्शन होगा। तो आप क्या देखते हो, फरवरी 1937, फरवरी 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शन होता है, ठीक है। तो 11 प्रोविंस में इलेक्शंस कराया जाता है। कितने प्रोविंसेस? 11। 11 में क्या होता है? इलेक्शंस कराया जाता है। कांग्रेस का कुछ मैनिफेस्टो रहता है, पढ़ सकते हो एक बार के लिए रीड, कोई नहीं पूछेगा क्या था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बट एक बार रीड कर लेना। ध्यान यही रखना कि गांधी जी ने एक भी सिंगल मीटिंग को अटेंड नहीं किया, इलेक्शन से वो दूर रहते थे, ठीक है ना। व्हाट यू विल सी, कांग्रेस जब इलेक्शन लड़ा तो इट वोन 716 आउट ऑफ 1161 सीट्स इट कंटेस्टेड। टोटल कितने सीट से? 1585। हर जगह नहीं कंटेस्ट किया, जितना भी कंटेस्ट किया उसमें से 716 इन्होंने जीता, ठीक। ये 716 याद रखना। बीपीएससी है ना, कहीं से चांस नहीं ले सकते, सिविल से रहता तो बोलता छोड़ देने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल सी, इट गॉट अ मेजॉरिटी इन ऑल प्रोविंसेस, ठीक है। सब प्रोविंस में मेजॉरिटी मिला एक्सेप्ट बंगाल,
आसाम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो देखो कितने में मेजोरिटी नहीं मिला, 1 2 3 4 5। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। टोटल कितने प्रोविंस बेटा? 11 प्रोविंस, ठीक है। 3 2 5, 5 को छोड़कर 6 में क्या मिला? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। किसी से समर्थन लेने का जरूरत नहीं है, फुल मेजोरिटी किसका है? कांग्रेस का, ठीक है। 3 जगहों पर यह बना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 3 जगहों पर यह बना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। वो 3 जगह कौन थे? बंगाल, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, BAN। इन 3 जगह पर क्या था? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बाकी ऑब्वियसली जो 2 जगह बच गए वहां पर नहीं होगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 6 3 9 2 11 ही होगा ना। नाउ तो जब आप सरकार बनाने की बारी आई तो मोदी जी और अमित शाह जी पहुंच गए। मेजोरिटी तो 6 ही जगह पर है, 6 जगह तो बन जाएगी सरकार। बाकी 5 में से 2 जगह पर ये सरकार और बना पाए, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि कहां गया, नहीं लिखा गया कहीं पर, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री बनती है कहां कहां बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहों पर बनती है मिनिस्ट्री, ठीक है। At 8 places it was able to form its ministry, 8 out of 11। तो 3 जगह पर इसने अपनी मिनिस्ट्री नहीं बना पाए। तो वो 3 से स्टेट्स कौन से थे? बंगाल, सिंध एंड पंजाब। बहुजन समाज पार्टी, BSP, यहां पर इनका मिनिस्ट्री नहीं बना। मोटा भाई टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो मिनिस्ट्री नहीं बन पाया। समझ में आया ये जो मैंने अभी आपको लिखे दिया, 6 3 8 और 3, क्या मतलब है सबका? 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुआ, 6 में मिला मेजोरिटी, ठीक। 3 में ये बने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, BAN। 8 में मिनिस्ट्री बनाई और 3 में मिनिस्ट्री नहीं बनाई। वो 3 कौन थे जहां मिनिस्ट्री नहीं बनाई? बंगाल, सिंध और पंजाब। डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल, नहीं बन पाया सरकार, है ना। देखा ना हमने, बंगाल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था और सरकार भी नहीं बन रहा है। मजा आ गया, गठबंधन सरकार जीत गई। तो कांग्रेस अपने इलेक्शंस के बाद कांग्रेस काम करना शुरू करती है, ठीक है। और आप देखते हो 28 महीने तक कांग्रेस क्या करती है? काम करती है। और उसके बाद ये रिजाइन कर देती है। तो व्हाई डिड कांग्रेस रिजाइन? कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन क्यों कर देती है? आप क्या देखते हो कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और इंडिया जो है ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में, बिना किसी से पूछे ब्रिटिशर्स इंडिया को पार्टिसिपेट करा देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, बिना इंडियन लीडर से पूछे हुए। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट दैट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन ऑल दीज 8 प्रोविंसेस। जहां पर मिनिस्ट्री बनाई हर जगह रिजाइन कर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट automatic inclusion of India in World War II, कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंस 28 महीने के बाद, ठीक है। ये भी याद रखना, हो सकता है किसी भाई ना अटक के पूछ दे कितने दिन तक शासन किया, 28 मंथ्स। इसी दौरान आप एक छोटा सा इवेंट देखते हो, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, जो कि लाहौर में मार्च 1942 में ऑर्गेनाइज किया गया। ये पाकिस्तान वर्ड नहीं यूज हुआ था वहां पर। क्या वर्ड यूज हुआ था?
grouping of geographically contiguous areas where Muslims are in majority, northwest, east, into independent states. They did not use the word Pakistan in Pakistan resolution. ध्यान रखिएगा इस चीज का. Word Pakistan was not used, but बुलाते हैं हम इसको पाकिस्तान resolution. तो ऑब्वियसली जब ये रेजोल्यूशन पास होगा, कांग्रेस तो पास नहीं करेगा. कौन पास करेगा? मुस्लिम लीग पास करेगा. मार्च 1940. ठीक है. नाउ वी सॉ दैट कांग्रेस की मिनिस्ट्री यहां पर रिजाइन करी. नाउ कांग्रेस की मिनिस्ट्री जब रिजाइन करती है तो ब्रिटिशर्स को ये अब लगने लगता है कि तो रिजाइन कर गया यार, अब तो ये सरकार में नहीं है, अब तो ये मूवमेंट लॉन्च करेगा. वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है, कांग्रेस ने मूवमेंट लॉन्च कर दिया तो लेनी देनी पड़ जाएगा. तो इसीलिए ब्रिटिशर्स कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं. ठीक है. एंड दे कम अप विथ ऑगस्ट ऑफर. हमने एक अगस्त डिक्लेरेशन पढ़ा था ना 1917 का, मोन्टैग का, याद है? ये क्या है? अगस्त ऑफर. अगस्त ऑफर में क्या किया गया? अगस्त ऑफर में ये बोला गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे. कांग्रेस मानेगी? काहे का डोमिनियन स्टेटस? हम तो अब पूर्ण स्वराज मांग रहे. उसके बाद क्या बोला गया? वाइसराइज का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड कर दिया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे कब? वॉर के बाद. वॉर कब खत्म होगा? 1940 में बोल रहा है कि वॉर के बाद बनाएंगे. अब किसी को, अभी तो शुरू ही हुआ है और आप बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉर के बाद बनाएंगे. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट चीज, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज. तो क्या मुस्लिम लीग खुश हो जाएगा? आप देखोगे कि इस लाइन के थ्रू बेसिकली मुस्लिम लीग को क्या मिल गया? वीटो पावर. कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं सकता अगर माइनॉरिटी नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये था अगस्त ऑफर. ऑब्वियसली अगस्त में आया होगा, अगस्त 1940 में. और उस समय वाइसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो. ध्यान रखिएगा इसके नाम. वाइसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो. प्लीज रिमेंबर दिस नेम. अगस्त ऑफर और अगस्त डिक्लेरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. तो क्या अगस्त ऑफर कांग्रेस एक्सेप्ट करेगा? नहीं. क्या मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेगा? हाँ. दिख रहा है? बिल्कुल मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेगा. मुस्लिम लीग विल वेलकम इट, कांग्रेस विल रिजेक्ट इट. ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट दिया गया था. नेहरू ने बोला डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज अ डेड एज डोरनेल. ये नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया था. कब? अगस्त ऑफर के टाइम पर. ठीक है. इसी के बाद आप क्या देखते हो? ये जो अगस्त ऑफर दिया, आप मांग रहे हो 1930 में, अब हम पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं और आप बोल रहे हो डोमिनियन स्टेटस. तो क्या कांग्रेस को ये पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा. तो गांधी जी कुछ नया सोचते हैं और इस बार लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह. दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज बेसिकली लॉन्च्ड टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच. ठीक है. हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम एंटी ब्रिटिश स्टेटमेंट दे सकते हैं अगेंस्ट द वॉर. बोलने पर भी रोक लगा दिया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी कि आप ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भाषणबाजी नहीं कर सकते. तो दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लॉन्च टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच. की नहीं, हम बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? और इंडिविजुअल सत्याग्रह में एक एक लोग ये लॉ को क्या करते थे? तोड़ते थे. तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही में अगर आप देखोगे तो कौन थे? विनोबा भावे. सेकंड सत्याग्रही वाज जवाहरलाल नेहरू एंड द थर्ड सत्याग्रही वाज ब्रह्मदत्त. तीनों को जेल में डाला गया एक एक करके. ये इंडिविजुअल सत्याग्रह काम कैसे करता था वो भी देख लो. ठीक है.
इंडिविजुअल सत्याग्रह काम कैसे करता था वो भी देख लो। जो भी लीडर हुआ करते थे, से फॉर एग्जाम्पल विनोबा भावे, ये क्या करेंगे, एंटी ब्रिटिश भाषण देंगे, ठीक है, जिसमें बोलेंगे कि ये जो इंडिया को जो आपने वर्ल्ड वॉर में घसीट लिया है वो गलत है, ठीक। अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर जेल चले गए। अगर ये अरेस्ट नहीं होते तो ही वुड हैव मूव्ड टू कंट्री साइड, विलेजेस में जाकर भाषण देते और विलेजेस के जनता को रेडी करते और दिल्ली के तरफ मार्च करना शुरू कर देते। तो इसीलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह को एक चीज और बोला जाता है, दिल्ली चलो मूवमेंट। ध्यान रहेगा ये। अरे सुभाष बोस का दूसरा था, सुभाष बोस का क्या था, चलो दिल्ली। इनका क्या है, दिल्ली चलो। मजा आ गया, निपट जाएंगे आधे से ज्यादा। निपट जाएंगे आधे से ज्यादा। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, दिल्ली चलो मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, ए ऑप्शन, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। बी ऑप्शन इंडिविजुअल सत्याग्रह। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चले गए आधे से ज्यादा। डिफरेंस समझ में आया आपको? सुभाष बोस ने जो स्लोगन दिया था वो क्या था, चलो दिल्ली। इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो हो रहा है, दिल्ली चलो, ठीक। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल सत्याग्रह। कैसे होता था यहाँ पर भी मैंने आपको लिख के दे दिया है कि क्या करते थे इंडिविजुअल सत्याग्रही, ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह। किसी को कुछ पूछना हो इंडिविजुअल सत्याग्रह तक? दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। इसके आगे कल करेंगे, कल भी रात को ही क्लास करेंगे या देखेंगे, जो भी टाइम होगा मैं आपको बता दूं। कुछ पूछना हो तो दो चीजें हैं यहाँ पर, 1937 का इलेक्शन, सॉरी तीन चीजें हैं जो इस अभी तक के स्लाइड में आपको याद रखना है। 1937 का इलेक्शन, ऑगस्ट ऑफर, और तीसरा क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। नाइनटीन 1940 तक हम पहुंच गए। देखते हैं भारत कल आजाद होता है या नहीं। कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? किसी को लगता हो कुछ छूट गया हो 1940 तक, प्लीज बता दीजिए। नहीं नहीं दी चलेगी। एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड टिल 1940, बता दीजिए, अभी बता दीजिए। अभी अगर आपके दिमाग में है तो कुछ तो सोचा हो। दैट विल बी डन। मैं चीजों को छोड़ता नहीं हूँ, मिस होगा तो जरूर करेंगे। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम टुडेज क्लास? कुछ पूछना हो किसी को, एनीथिंग? नो सर। So that will be all from my side then. Bye everyone.